Good afternoon, everyone. Am I audible to all? Am I audible? Yes, ma'am. Okay. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. In the last class, we have discussed all the topics of life processes. Doubts मैं आज नहीं ले रही, उसके लिए मैं आपको 1-2 दिन का और टाइम दे रही हूँ और क्वेश्चंस भी डिस्कस करने के लिए टाइम दे रही हूँ. ठीक है, मैंने असाइनमेंट की डेट भी एक्सटेंड कर दी थी मंडे तक. आप कल तक सबमिट कर सकते हो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस एंड जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे, है ना. जितने भी लेफ्ट एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है उस असाइनमेंट में, वो सारे आप कल तक सबमिट कर सकते हो. और डाउट्स मैं फिर किसी और दिन दूंगी. आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज चैप्टर 12. इलेक्ट्रिसिटी. आप लोगों का मैथ्स का भी टेस्ट है. अच्छा हाँ, लिम्फ वाला पोर्शन एक रह गया था, तो क्या कहते हैं, कोई नहीं, जब मैं एक दिन डाउट्स लूंगी ना तब मैं आपको करा दूंगी. नेक्स्ट वीक आपका एक टेस्ट होगा, याद रखना बेटा. बड़ा टेस्ट होगा, चाहे हो सकता है 1.5 आवर का भी हो, और उसमें आपका कंप्लीट लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर आएगा. एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आएंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी आएंगे. हाँ, लाइफ प्रोसेसेस बता रही हूँ. उसमें क्या क्या आएगा, एनसीईआरटी क्वेश्चंस प्लस A2S नोट्स के पीछे रिवीजन एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं. A2S नोट्स के चैप्टर के एंड में, प्लस जो मैंने नोट्स 2 सेंड करे थे उसके बाद में भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं. उसके अलावा एक और पीडीएफ में एक्स्ट्रा सेंड करूंगी, उसमें सारे सॉल्व्ड आंसर्स होंगे. एक्चुअली वो टुगेदर की पीडीएफ है. जिनके पास टुगेदर है तो वो अभी से करना स्टार्ट कर देंगे. ठीक है ना. उसमें सारे सॉल्व क्वेश्चन आंसर है, कई सारे हैं, मतलब 50, 70, 80, 100 के करीब भी क्वेश्चन हो सकते हैं, बट सारे सॉल्व ही है ना. तो हम जब चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन इतनी बारी रिवाइज कर चुके हैं, इसके अलावा मैं कहीं से भी कुछ भी एक भी क्वेश्चन नहीं दी. समझ में आ गई ये बात. आई रिपीट, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, आज हम चैप्टर 10 इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर रहे हैं. नेक्स्ट फ्राइडे, अब जो कमिंग फ्राइडे होगा, कमिंग फ्राइडे को मैं लाइफ प्रोसेसेस का के डाउट सेशन अरेंज करूंगी, लाइफ प्रोसेस का डाउट सेशन अरेंज करूंगी. उससे पहले आपने लाइफ प्रोसेसेस का क्या क्या चीजें प्रैक्टिस कर लेनी है. एनसीईआरटी क्वेश्चंस, इंटेक्स बैक एक्सरसाइज, A2S नोट्स, और A2S नोट्स के पीछे जो रिवीजन एक्सरसाइज एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है अनसॉल्व. एक मैंने नोट्स 2 भेजे थे जिसके 70 तक क्वेश्चंस आप कर चुके हो, 100 के करीब क्वेश्चंस हैं. प्लस एक पीडीएफ में और सेंड करूंगी टुगेदर के सॉल्व क्वेश्चन आंसर्स का. तो जिनके पास टुगेदर है वो अभी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं तो विद इन 1-2 डेज, मैक्सिमम ट्यूसडे तक मैं शेयर कर दूंगी. ये सब आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है फॉर द नेक्स्ट संडे टेस्ट, दैट इज ऑफ लाइफ प्रोसेसेस. इट कुड बी 1.5 आवर टेस्ट और इट कुड बी 1 आवर टेस्ट. अगर परचेज कर लेते हो तो बेटा बेटर है, ठीक है ना. टुगेदर बहुत बेस्ट बुक है, अगर परचेज कर लेते हो तो वेल एंड गुड. वैसे तो टुगेदर परचेज करनी ही चाहिए. मैं बीच बीच में टेस्ट इस तरीके से अरेंज करूंगी. फिर भी मेरे पास एक पुरानी पड़ी हुई है टुगेदर, मैं उसका पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूंगी चैप्टर वाइज, जो जो चैप्टर हम करते हैं. बट वो पुराना एडिशन है, तो अगर कोई बाय करना चाहते हो न्यू एडिशन बाय कर सकते हो. ठीक है ना. Is it clear to everyone? Now let's start a new chapter, that is chapter 12, electricity. Chapter 12, electricity, हमारे पास टॉपिक आता है. जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी से पहले हमारे पढ़ने की जरूरत है चार्ज. किसको पढ़ने की जरूरत है? चार्ज. चार्ज क्या होता है? कोई भी आपको पता है? यस,
अगर अगर प्रॉब्लम आती है, अगर बाई चांस, ऐसा नहीं कि आपको सॉल्व करना नहीं आ रहा। एक मिनट बेटा रुकना। Just wait for a while. Some students were facing problem to join the class. See, जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे को डिस्कस करना होता है चार्ज के बारे में। चार्ज के बारे में डिस्कस करने से पहले हमारे को थोड़ा सा 9th क्लास याद करनी पड़ेगी। एटम, एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, मैटर की सबसे छोटी यूनिट जो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है उसको बोलते हैं हम एटम। ठीक है ना? अब एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हमने 9th क्लास में पढ़ा था इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन्स हैव पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज। अब देखो, कोई भी चीज है एटम से मिलकर बनी है, ये मार्कर, ये बोर्ड, फोन, व्हाटएवर इट इज मैटर। और जो भी मैटर है दैट मैटर विल बी मेड अप ऑफ एटम। वो सब मैटर किससे मिलकर बना होगा? एटम से मिलकर बना होगा, है ना? और एटम के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स पर क्या चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन्स पर क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। सो आई कैन से दैट दुनिया की हर चीज मैटर है ना? और मैटर अगर है तो वो एटम से मिलकर बनी होगी। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। So I can say that charge is the fundamental property of a substance. It is the fundamental property of a substance. मतलब किसी भी substance में चार्ज तो होता ही है, क्योंकि किसी भी सब्सटेंस में एटम तो होते ही है और एटम है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी है।
और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है। तो मतलब जैसे मास किसी भी चीज की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है ना, कोई भी चीज है उसका मास तो होगा ही होगा ना, उसी तरह से चार्ज भी किसी भी मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। अगर कोई सब्सटेंस है, कोई मैटर है, तो ऑटोमेटिकली उसमें चार्ज होगा ही होगा। सो वी कैन से दैट चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम, ऑफ अ सब्सटेंस। अब आप समझते हैं, एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बट हमने तो ये पढ़ा था दैट एटम्स आर न्यूट्रल। एटम चार्ज होता है एटम के अंदर, लेकिन जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होता है। तो एटम एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। किसी एटम में जितना पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि आपको पता है एक एटम में, इन एन एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स is equal to number of electrons, यानी जितना किसी एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही किसी एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, दैट एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैंसिल हो जाता है। बट होता तो है तो पॉजिटिव चार्ज भी उसके अंदर और है तो उसके अंदर नेगेटिव चार्ज भी, बट वो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल होने की वजह से दे कैंसिल आउट ईच अदर, मेकिंग द नेट चार्ज ऑफ अ सब्सटेंस V। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमने सबसे पहले चार्ज के बारे में समझा। चार्ज इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर, फंडामेंटल यूनिट ऑफ एनी सब्सटेंस। चार्ज कहाँ से आया ये भी हमने डिस्कस करा, क्योंकि हर सब्सटेंस एटम से मिलकर बना है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की वजह से उसमें नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन की वजह से उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। हाँ, तो मोस्ट ऑफ द एटम्स होते हैं वो न्यूट्रल ही होते हैं, क्योंकि उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही प्रोटॉन्स है, तो उसमें ओवरऑल चार्ज पर जीरो होता है। हिमानी, नेट चार्ज पर जीरो होता है। बट चार्ज तो है ना, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, बट वो इक्वल होने की वजह से कैंसिल आउट हो जाता है, मेकिंग द नेट चार्ज जीरो। तो हमें सब सब्सटेंसेस के अंदर चार्ज फील नहीं होता। ठीक है ना। अब हम आगे आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे। लेट मी एक्सप्लेन द टॉपिक, देन यू विल बी एबल टू आस्क द क्वेश्चंस। ओके, हाँ, यस, वन थिंग, फिजिक्स में जो कुछ भी हम बोर्ड पर लिख रहे हैं वो आपको नोट करना है, क्योंकि अब हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे, हम फॉर्मूलाज भी लिखेंगे। ये बायो नहीं है कि मुझे पूरे पूरे पैराग्राफ्स लिखने हैं और आपको नोट करने में टाइम लगेगा। तो फिजिक्स में अब जो कुछ भी मैं लिखूंगी साथ साथ आप अपने रजिस्टर में नोट डाउन करोगे। आई विल नॉट शेयर द पीडीएफ ऑफ द बोर्ड नाउ, बिकॉज इसमें इतना टाइम नहीं लगता है ना, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। ओके, तो अब हम आते हैं यूनिट ऑफ चार्ज। आपको याद होगा क्लास 9th में आपने पढ़ा है दैट चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, किसी इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, -1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज ऑन अ प्रोटॉन, एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, +1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। ये कूलम क्या है, दिस इज द यूनिट ऑफ चार्ज। ये चार्ज की यूनिट होती है, जैसे मास की यूनिट होती है किलोग्राम्स और ग्राम्स, जैसे डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर या सेंटीमीटर या किलोमीटर, उसी तरह से चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। सो वी कैन से दैट unit of charge is 1 coulomb. Sorry, coulomb. Unit of charge is coulomb. Charge की unit क्या होती है, coulomb. Okay? Note it down. तीशा, मैंने क्लास के स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था बेटा, कमिंग फ्राइडे लूंगी, संडे को आपका, नेक्स्ट संडे आपका
लाइफ प्रोसेसेस का टेस्ट होगा, तो फ्राइडे में डाउट क्लास रखूंगी और अभी मैं ग्रुप पर भी और ऐप पर भी अनाउंसमेंट में डाल दूंगी कि उसके लिए आपको क्या क्या पढ़ना है। किसी को भी नहीं मिला पार्थ अभी बेटा? नहीं, अभी टेस्ट चेक नहीं हुए, विद इन 1 और 2 डे मिल जाए। नोट इट डाउन इन योर रजिस्टर, प्लीज नोट इट डाउन, नोट ईच एंड एवरीथिंग। फर्स्ट 10 मिनट्स में मैंने लाइव प्रोसेसेस के टेस्ट वगैरह के बारे में डाला था, वो मैं अनाउंसमेंट में डाल दूंगी। अभी भविष्य इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि वो चार्ज अट्रैक्ट होता है, रिपेल होता है, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। ये सारिका के नाम से कौन है? Who is this with the name of Sarika? I will rub this. Done? नोट कर लिया सबने? साथ साथ नोट करेंगे। मैं किसी भी दिन वीडियो ऑन करा के, कैमरा ऑन करा के किसी का भी नोटबुक चेक कर लूंगी, और अगर मैं उस टाइम पे कोई एक्सक्यूज नहीं सुनूंगी कि कैमरा वर्क नहीं कर रहा था या बाहर थे या ये था वो था, मैं सीधा फिर पेरेंट्स को कॉल करूंगी आफ्टर द क्लास। ठीक है ना? सबके हाथ में रजिस्टर पेन होना चाहिए, प्रॉपर साथ साथ काम होना चाहिए। ये नहीं कि हमने स्क्रीनशॉट लेकर रख ली। तो मैंने बताया यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलर। चार्ज की यूनिट होती है कूलर। अब हम डिस्कस करते हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स ऑफ नेगेटिव चार्ज। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, चार्ज 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। जैसे आपको पता ही है कि प्रोटॉन्स पर सेम यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स पर सेम यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है। तो चार्ज इज ऑफ 2 टाइप, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। इसीलिए मैंने नहीं लिखा यहाँ पर, क्योंकि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज ऐसे लिख दिया मैंने उसी को, है ना, कि एक इलेक्ट्रॉन पर इतनी क्वांटिटी चार्ज होती है, बट कौन सा? नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना? इतनी क्वांटिटी ऑफ चार्ज होती है किसकी? नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज दिस। आपको याद है हम हमेशा क्या करते हैं? अच्छा, अब हम बात करते हैं, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में ये कई बार देखा है कि जब हम इस चीज को उस चीज से रब करते हैं, हम एक इबोनाइट रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं, तो एक पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, एक पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। हम बलून को इससे रब करते हैं, वो अट्रैक्ट होता है या रिपेल होता है। तो ये सब हमने पढ़ा हुआ है ना? तो सबसे पहले अब हम ये डिस्कस करते हैं कि हम तो कह रहे हैं कि सब्सटेंसेस न्यूट्रल होते हैं, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो फिर ये क्या है? क्या होता है? when we rub two substances, अब जैसे देखो, ये मार्कर है, ये बोर्ड है, क्लॉथ है, कॉम्ब है ना? अभी उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स पड़े उतने ही प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, ना तो वो किसी दूसरे सब्सटेंस से अट्रैक्ट हो रहा है, ना ही वो कोई दूसरे सब्सटेंस से रिपेल हो रहा है। बट व्हेन आई रब टू थिंग्स, कुछ अलग अलग नेचर के सब्सटेंसेस को जब मैं रब करती हूँ तो क्या होता है? ध्यान से समझेंगे। इलेक्ट्रॉन्स एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में ट्रांसफर हो जाते हैं। When we rub two substances, electrons
are transferred from one substance to another. एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं और उस इलेक्ट्रॉन, सपोज ये ए था, ये बी था, मैंने दोनों को रब करा. while the process of rubbing, electrons get transferred from A to B. अब देखो, मान लेते A में से 8 इलेक्ट्रॉन्स थे और 8 प्रोटॉन्स थे, ठीक है, न्यूट्रल था. B में से 12 इलेक्ट्रॉन्स थे, 12 प्रोटॉन्स थे. A भी न्यूट्रल था, B भी न्यूट्रल था. बट आफ्टर सम टाइम, या इसको मान लेते हैं इसमें 17 थे, ठीक है, इसमें मान लो 12 या 11, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स मान लेते हैं, इसमें 17 प्रोटॉन्स मान लेते हैं, 17. अब जब मैंने ए और बी को रब किया तो क्या हुआ, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलकर इसमें ट्रांसफर हो गए. मान लो एक ही इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलकर इसमें आ गया. हमने 9th क्लास में भी ये बात पढ़ी हुई है. अगर इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलकर एक इसमें आ गया तो इस पर अब इलेक्ट्रॉन्स कितने बच गए, 10 ए में. प्रोटॉन्स अभी भी कितने हैं, 11. इसमें इलेक्ट्रॉन एक कम है, यानी -10 चार्ज. एक इलेक्ट्रॉन पर हम मान लेते हैं -1 चार्ज. ये यूनिट है चार्ज, बट उसको मैं अभी 1 यूनिट मान लेती हूँ. ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को मैं थोड़ी देर के लिए क्या मान लेती हूँ, 1 यूनिट चार्ज, ठीक है. अब इस पूरी वैल्यू को मैंने मान लिया 1 यूनिट चार्ज. पहले 11 ही इलेक्ट्रॉन्स थे, 11 ही प्रोटॉन्स थे. जितना नेगेटिव चार्ज था उतना ही पॉजिटिव चार्ज था. it was electrically neutral. But when we rub A and B together, what happened? Electrons got transferred from A to B. Now the number of electrons in A is lesser as compared to number of protons. मान लेते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से -10 चार्ज, 11 प्रोटॉन्स की वजह से +11 चार्ज. ओवरऑल इस पर कितना आ गया, +1 चार्ज. इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन कर लिया. अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास कितने हो गए, अब 18. प्रोटॉन्स अभी भी 17 ही है. प्रोटॉन्स कभी भी ट्रांसफर नहीं होते, कभी दिए या लिए नहीं जा सकते. दिया या लिया क्या जाता है, इलेक्ट्रॉन. तो अब इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से -18 चार्ज, 17 प्रोटॉन्स की वजह से +17 चार्ज. ओवरऑल चार्ज कितना आ गया, -1. So when we rub the two things together, one substance is getting the positive charge because of loss of electron, and the another one is getting the negative charge because of gaining the electrons. This is the electrostatic charge. इसी को हम बोलते हैं electrostatic charge. कि this ebonite rod is negative charge, this is positive charge, this is negative charge. That charge is developed due to transfer of electrons from one atom to another. Otherwise, all the bodies have charge, but the charge was equal. But when we rub two things, the charge, the electrons got transferred from one atom to another. That's why something is getting positive charge and something is getting negative charge. Now we can say that A is positively charged and the B is negatively charged. एक बारी ये चीज दोबारा बताती हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे इस क्लास में ऐसे हैं जिन्होंने 9th क्लास में वैसे ये चीज समझी नहीं हुई है ना, तो उनको शायद से प्रॉब्लम आ रही है. ये मैंने तो आपको 9th क्लास में भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वाली चीज अच्छे से बताई हुई है. जल्दी से मैम आई हैव अ डाउट. यस मैम अगर मैम ए और बी में दोनों में मैम चार्ज न्यूट्रल हो मैम, तो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा या लॉस? इलेक्ट्रॉन दोनों में इक्वल है, नहीं हाँ फिर मैम. नहीं.
ट्रांसफर हमेशा ऐसे सब्सटेंसेस, आपने देखा होगा कभी भी ऐसे सेम सब्सटेंसेस नहीं लेते, अलग अलग सब्सटेंसेस होते हैं। मैम या तो ये है कि कोई एक पॉजिटिव लेना पड़ेगा या एक नेगेटिव लेना नहीं, पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, उसमें होता ही नहीं एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर। ओके मैम बट जो आपने अभी एग्जांपल बताया उसके अंदर तो मैम दोनों में इक्वल पहले इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स थे। नहीं, वो पूछ रहा है दोनों में सेम इलेक्ट्रॉन होते थे, मान लो इधर भी 11 इलेक्ट्रॉन, इधर भी 11 इलेक्ट्रॉन, वो ये पूछ रहा है। ओके मैम। नोट करो ये। मैं यही सोच रही थी कि सक्षम आजकल क्लासेस अटेंड कर रहा है, फिर भी आवाज ही नहीं आती सक्षम की। नोट इट डाउन, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, ओके। आई विल रब दिस, डू इट फास्ट। ये बेसिक्स को बिल्कुल अपने माइंड में क्लियर करके चलना, ठीक है ना। बेसिक्स पे ज्यादा टाइम लगाना टाइम यूटिलाइज्ड है रादर देन टाइम वेस्टिंग, क्योंकि उसके बाद आप ज्यादा टाइम क्वेश्चंस को ऐसे ही करे जा रहे हो, आपको उसका बेसिक्स नहीं पता, वो ज्यादा टाइम वेस्ट। ओके, so let's make the doubts clear and your concepts, your basics should be very clear so that you can solve the numericals well. Okay, देखो जिनको ये बात समझ नहीं आई थी, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, या मैं कह सकती हूँ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स ऑफ नेगेटिव चार्ज। क्यों लिखनी है इतनी बड़ी वैल्यू, 1 यूनिट मान लेते हैं ना, हम तो हमेशा शॉर्टकट ढूंढते हैं, तो आज मैं आपको एक शॉर्टकट बता रही हूँ कि क्यों लिखे इतनी बड़ी वैल्यू। 1 यूनिट मान लेते हैं, 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज। भविष्य, लेट मी कंप्लीट, देन आस्क द डाउट, फर्स्ट मेक दिस थिंग क्लियर, आपके डाउट्स वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज। होता है कि नहीं होता, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना नेगेटिव चार्ज होता है, एक प्रोटॉन पर इतना पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है ना रशिका, ठीक है ना भविष्य, ये भी सेम चार्ज है ना, क्या मान लें, 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए माना था क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर भी उतना ही चार्ज है, बस नेगेटिव साइन के साथ, प्रोटॉन पर भी उतना ही चार्ज है, बस पॉजिटिव साइन के साथ, तो हमने इसको 1 यूनिट मान लिया था, ठीक है। एक न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन इक्वल होते हैं, है ना, तो मैंने मान लिया एक A जिसमें इलेक्ट्रॉन्स थे 11, प्रोटॉन्स भी थे 11। सोचो अगर एक इलेक्ट्रॉन पर 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज माना है तो 11 इलेक्ट्रॉन्स पर कितना आएगा, -11 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज। -11 मतलब एक प्रोटॉन पर +1 यूनिट चार्ज है, तो 11 प्रोटॉन्स पर +11 यूनिट चार्ज, 0 नहीं हो गया, A इज न्यूट्रल। बी में मैंने माना 17 इलेक्ट्रॉन्स, 17 प्रोटॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से -1 यूनिट चार्ज, 17 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से -17 यूनिट चार्ज, 17 प्रोटॉन्स की वजह से +17 यूनिट चार्ज, कैंसिल आउट ईच अदर, नेट चार्ज 0। But now we have rubbed them together. By rubbing them together, what happened? Electrons get transferred from A to B. मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया A से B में। अगर एक इलेक्ट्रॉन A से B में चला गया, प्रोटॉन नहीं जाते, हमेशा सिर्फ इलेक्ट्रॉन जाता है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन बाहर होता है ना, तो ट्रांसफर हमेशा इलेक्ट्रॉन का होता है, नेगेटिव चार्ज का होता है ऑन रबिंग। एक इलेक्ट्रॉन A से B में चला गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, 10, प्रोटॉन कितने बच गए, 11। अब नेगेटिव चार्ज कितना होगा, -10, पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, +11, ओवरऑल चार्ज कितना आ गया, +1। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 18, प्रोटॉन्स कितने हैं, 17, नेगेटिव चार्ज -18, पॉजिटिव चार्ज
प्लस 17, ओवरऑल चार्ज कितना आ गया, -1. So when we rub two things together, electrons get transferred from A to B, because of which A is getting positive charge, B is getting negative charge. That's how we say that when we rub this rod with this thing, we get positive and negative charge and so on. जो आप छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे. Such type of electricity, such type of study of charges is called as static electricity. इस तरह की इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या बोलते हैं, इस तरह की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. नाउ गिव मी अ थम्स अप अगर यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है. भविष्य आपके डाउट क्लियर हो गए और एनी डाउट Excuse me, ma'am. We are not applying electrostatic force. Spark, electrostatic force is something different. Ma'am. शॉक इज समथिंग डिफरेंट. भविष्य उसके बारे में अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे. चार्ज तो डेवलप हुआ ना, अगर नॉर्मली न्यूट्रल थे, बट ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसकी वजह से एक काइंड ऑफ शॉक लगता है. इसके बारे में हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे. यहाँ तक पॉइंट क्लियर है या नहीं, इतना बताओ भविष्य. मैम एक बार स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी दोबारा डेफिनेशन दे दोगे? किसकी डेफिनेशन? मैम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन होती है वैसे इलेक्ट्रिसिटी which is we can say that study of electricity when the charges are at rest. charges at rest का मतलब अभी आपको समझ में नहीं आएगा. आप बोलोगे मूव तो कर रहे हैं, मूव नहीं कर रहे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहे हैं, बट फ्लो नहीं कर रहे हैं ना वायर में. अभी हम आगे पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी. करंट क्या होता है, आपके घर में फैन चल रहा है, आपके घर में ट्यूबलाइट चल रही है, वो कैसे चल रही है, आपने बटन ऑन किया, आपने जब बटन ऑन करा तो इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग. तो अभी इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की बात नहीं कर रहे, सिर्फ एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से समथिंग इज गेटिंग पॉजिटिव चार्ज, समथिंग इज गेटिंग नेगेटिव चार्ज, बट इलेक्ट्रॉन्स और चार्जेस आर नॉट मूविंग राइट नाउ. दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. स्टैटिक मतलब रुकी हुई. द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हिच डील्स विद चार्जेस एट रेस्ट. ये सारा छोटी क्लासेस का पोर्शन था जो आप नॉर्मल पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, बलून, इबोनाइट रॉड, इन सब के बारे में पढ़ते थे. these were all charges at rest. The branch of electricity which deals with charges at rest is called as static electricity. इसको हम क्या बोलते हैं, static electricity. मैम. yes. मैम अभी आपने जैसे कोई रबिंग का एग्जांपल दिया. मैम जरूरी है कि अगर कोई दो सब्सटेंसेस को अगर रब करेंगे तो फिर दोनों में से सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. और हमें पता भी नहीं लगाना अभी तीशा कि अभी ये सब छोटी क्लासेस की बातें थी. अब तो हम इससे आगे बढ़ेंगे. ये मैंने आपको चीज बताई कि आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता है चार्ज आया कहाँ से. एटम तो न्यूट्रल था, तो एटम में चार्ज आ कैसे गया. तो वो हम पढ़ रहे थे कि एटम के अंदर चार्ज आया कैसे. ठीक है. दिस टाइप ऑफ स्टडी इज कॉल्ड एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को हमने डिटेल में नहीं पढ़ना. अब हमने जो पढ़ना है वो पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में. ये सब आपको बताया गया ये समझाने के लिए कि एक्चुअल में सब्सटेंसेस के ऊपर चार्ज आया कहाँ. ठीक है ना, गॉट इट. द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसको अभी लिखती हूँ, पहले ये नोट करो. तीशा मैंने पूरी कहानी बता दी. आप पूछ लो राम कौन है. एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से चार्ज आया ना. जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया उस पर पॉजिटिव चार्ज आया, जिसने इलेक्ट्रॉन गेन करा उस पर नेगेटिव चार्ज आया. क्योंकि एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं, चार्ज पार्टिकल तो होते ही हैं, बट वो इक्वल होते हैं. बट जब वो अनइक्वल हो जाते हैं तो उसकी वजह से किसी पे नेगेटिव किसी पे पॉजिटिव चार्ज आता है. ठीक है. मैं क्लास 55 पर ओवर कर दूंगी, 12:55 पर ओवर कर दूंगी, बिकॉज आई नो यू हैव टेस्ट. जस्ट नोट इट डाउन फास्ट. भविष्य, इज योर डाउट क्लियर नाउ? एंड कोई और भी शायद कुछ पूछ रहा था, सक्षम के अलावा भी कोई कुछ पूछ रहा था. क्लियर है डाउट?
I will rub this. राशिका, आपके डाउट्स क्लियर? हिमानी, तान्या? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? The branch of electricity which deals with charges at rest is called static electricity. इलेक्ट्रिसिटी की वो ब्रांच जो रुके हुए चार्जेस के बारे में बात करती है उसको बोलते हैं हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब जैसे देखो, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs of negative charge, है ना? उसको हमने थोड़ी देर के लिए 1 यूनिट माना था ना आपके समझाने के लिए, लेकिन एक्चुअल तो ये वैल्यू है ना। अब मान लो जैसे अभी बात कर रहा था, सक्षम पूछा था कि मैम एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा? नहीं, जरूरी नहीं है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, जितने भी हो सकते हैं। कई सारे एटम्स होंगे ना, हर एक सब्सटेंस में कई सारे एटम्स होंगे। सो पहले तो अब चार्ज को प्रेजेंट करने के लिए जो हमारा लेटर है वो है के। जैसे हम 9th क्लास में वर्क डन को प्रेजेंट करते थे W से, इनिशियल वेलोसिटी को करते थे U से, फाइनल वेलोसिटी को करते थे V से, इसी तरह से चार्ज को हम किससे प्रेजेंट करते हैं? सिंबल Q। ओके, द सिंबल फॉर द चार्ज इज Q। नाउ चार्ज ऑन अ सब्सटेंस, किसी एटम पर कितना चार्ज आएगा, दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला N into E। यहाँ पर N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं, इनटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, जितना एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। जैसे ये न्यूमेरिकल आपको पता नहीं होगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए या नहीं हुए, ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। दैट विल बी गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। ओके, नोट इट डाउन, देन विल सॉल्व द न्यूमेरिकल ऑन दैट। मैम यस मैम आप आया कि मैम जब हम 2 सब्सटेंसेस को रब करते तो मैम तब इलेक्ट्रॉन्स का मैम ट्रांसफर होता है। तो मैम ये मैम 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस में भी एप्लीकेबल होगी? ज्यादातर तो वैसे 2 ही सब्सटेंसेस के बीच में होता है बेटा। मैम Shall I rub this? Ma'am, please wait, ma'am. I will rub this now. Done? एक्सक्यूज मी मैम। Yes. मैम हम मैम चार्ज निकालते हुए मैम चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन मैम 1 यूनिट क्यों नहीं लेते? 1 यूनिट तो हमने सिर्फ जो हम जैसे 9th क्लास में पढ़ते थे ना एटम्स, तब एटम्स के लिए हमने 1 यूनिट माना था। बट अब तो हम न्यूमेरिकली, तब हम केमिस्ट्री में कर रहे थे, हमें एग्जैक्ट वैल्यू से मतलब नहीं था। अब हम फिजिक्स में पढ़ रहे हैं,
हमें फिजिक्स का मतलब ये होता है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, जिसमें हम क्वांटिटी, एग्जैक्ट क्वांटिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एग्जैक्ट क्वांटिटी अगर हम कूलम्स में तो कैलकुलेट करेंगे ना, क्योंकि चार्ज की यूनिट है, तो कूलम्स में तो हमारे को फिर ये पूरी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी ना, ठीक है ना। ओके मैम। उसमें तो हम सिर्फ ये देखते थे कि भाई डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे थे कि इसमें पांच इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हमें सिर्फ डिफरेंस कैलकुलेट करना था, एक ट्रांसफर हुआ, एक लूज हुआ, एक गेन हुआ, तो क्योंकि ओवरऑल सेम रहता है। बट अब तो हम क्वांटिटेटिवली फाइंड आउट कर रहे हैं हाउ मच कूलम्स ऑफ चार्ज, तो दैट्स व्हाई हमें पूरी वैल्यू यूज करनी पड़ेगी। ओके मैम। कैलकुलेट द चार्ज एक्वायर्ड बाय अ बॉडी व्हिच गेन्स 20 इलेक्ट्रॉन्स। देखो रशिका, हमें नहीं कुछ भी पता होगा, हम सिर्फ फॉर्मूलाज पुट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हमें गिवन है 20। ई क्या होता है? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर ई है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू ये होती है। और एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि ट्रांसफर हुए हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 20। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम्स ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, फॉर्मूला Q इज इक्वल्स टू N इंटू E। N है 20, E है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। मल्टीप्लाई कर लोगे, सॉल्व कर लोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा? ये देखो, ये कैंसिल, 16 इंटू 2 32 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम चार्ज आ जाएगा। ठीक है ना, ऑफ नेगेटिव चार्ज, इतना कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जल्दी से नोट करो इसे। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, कैलकुलेट द चार्ज प्रेजेंट ऑन 100 इलेक्ट्रॉन। तो भाई सीधी सी बात है, हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम चार्ज होता है। तो 100 इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम्स ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज ऑन 100 इलेक्ट्रॉन्स, 100 इलेक्ट्रॉन्स पर कितना हो जाएगा? दिस इंटू 100, 1.6, ये यहाँ पे 10 की पावर 2 कम हो जाएगी ना, -17 कूलम, है ना। वैसे निकाल सकते हैं। मैम बट हमें ये थोड़ी बोले कि वो 100 इलेक्ट्रॉन्स उसने गेन करे हैं। गेन करें या लूज, अब तो वो यही पूछ रहा है। मैंने फॉर्मूला नहीं लगाया, मैंने यूनिटरी मेथड लगाया। अगर आपको पता है एक चीज 100 रुपए की है, तो 100 चीजें क्या 10 चीजें कितने की होगी? आप 100 इंटू 10 करते हो ना। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है, तो 100 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा? मल्टीप्लाई बाय 100। मैंने फॉर्मूला कहीं नहीं लिखा, मैंने यूनिटरी मेथड लगाया है सक्षम। ठीक है ना। यहाँ पर किसी बॉडी ने इलेक्ट्रॉन गेन या लूज नहीं किया था, वो पूछ रहा था कि 100 इलेक्ट्रॉन्स पर कितना चार्ज होगा। डन। यस मैम। ये नीचे वाला नोट कर लिया? यस मैम, नोटेड। अच्छा चलो, इसी को मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स having charge 32 into 10 to the power -19 coulombs। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज 32 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम होगा? कैसे करेंगे? वर्बली कौन बताएगा? आरजू। मैम मैं एयरटेल। आरजू बताती, एक बार नहीं होगा फिर आप बताना, सबको चांस मिलना चाहिए ना। आरजू।
चलो कौन बताएगा, बोलो, सक्षम बोलो। मैम मैम विद्या। मैम पहले चार्ज जो हमको दे रखा है मैम 32 इंटू 10⁻⁻19 कूलम दे रखा है। हाँ और हाँ फिर मैम हमारे को पता है एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो मैम हम एक इलेक्ट्रॉन ये जो हमको चार्ज दे रखा है इसको हम एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 20 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। ठीक है आदित्य, आप बताओ, यही कह रहे थे आदित्य। मैम यस। देखो हमारे को, हम इसको कैसे लिखेंगे, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन हमें पता है भाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकती हूँ ना कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पर होता है। तो हमें कितने के लिए निकालना है, 32 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स पर होगा, 1 divided by 1.6 into 10⁻⁻19 into 32 into 10⁻⁻19। आपको बोल रहे कि बेटा, मैं आपको बोलूं, मैं ना 5 चीजें खरीदती हूँ 100 रुपए की, तो मैं 10 चीजें कितने की खरीदूंगी। आप बोलोगे 5 चीजें आप 100 रुपए की खरीदते हो, तो एक चीज खरीदोगे 100/5 की, और 10 चीजें खरीदोगे 100/5 इंटू 10। इसे यूनिटरी मेथड कहते हैं ना। यस यही मैम। हम कर रहे हैं, यही हम कर रहे हैं कि इतना एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज है। इसको मैंने दूसरी लैंग्वेज में बोल दिया, इतना कूलम चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पर है। तीसरा समझ में आ रहा है, इतना कूलम चार्ज अगर एक इलेक्ट्रॉन पर है, इतना कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स पर होगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस इनटू दिस। ऐसा ही करते हैं ना, तो कितना आ जाएगा, ये -19 10⁻⁻19 कैंसिल, ये डेसिमल 16 2 32 20 इलेक्ट्रॉन्स पर। मैंने ये जानबूझ के करवाया। मैं आपसे फाइंड कराना चाहती थी 1 कूलम की वैल्यू, है ना, क्योंकि 1 कूलम को हम कुछ ऐसे फाइंड करें। अब मुझे बताओ, एक कूलम में कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 कूलम। एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं ये निकालना है। करो, तब करो। I will rub this. Shall I rub this? एक्चुअली हमें 1 कूलम की डेफिनेशन चाहिए थी और कोई तरीका नहीं था, तो हम ऐसे निकालते। तो मैंने वो आपको न्यूमेरिकल की फॉर्म में करा दिया। आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ऑफ चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पर प्रेजेंट होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर। तो 1 कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स पर हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1.9 इंटू 10⁻⁻19, है ना। सॉल्व कर लो, ये डेसिमल हटाया ऊपर, 10/9 मैम वो 1.6 होएगा। 1.6 होएगा। 9 लिख दिया मैंने, सॉरी, है ना। सॉल्व कर लो, इतने इलेक्ट्रॉन्स पर जो चार्ज, आई थिंक कुछ 6.25 समथिंग आ रहा है। कितना आ रहा है, 6.25 into 10 raised to the power 18। हाँ 6.25 इंटू 10⁻18। तो क्या मैं 1 कूलम को ऐसे डिफाइन नहीं कर सकती, हमें मिल गई। हाँ जी मैम आपने यहाँ पे अगर नीचे पॉइंट हटाया 1.6 से तो फिर यहाँ पे 10 की जगह 100 नहीं होगा ऊपर। कहाँ पर, ये मैम ये पहले तो 1 ही था ना सक्षम, डेसिमल हटाकर ही 10 बना, पहले तो ओके 1 मैम था। ओके। तो कोई मुझसे बोले कि 1 कूलम को कैसे डिफाइन करूं, बड़ा मुश्किल है यार। 1 कूलम को कैसे डिफाइन करें भाई, सीधी सी बात है। 1 कूलम उतना चार्ज होता है जो इतने इलेक्ट्रॉन्स पर प्रेजेंट है। अगर मुझे कहीं से इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, इतने इलेक्ट्रॉन्स उठा के ले आओ, तो इतने कूलम्स पे जितना चार्ज होगा वही कितना होगा, 1 कूलम। सो 1 कूलम, यस, बस मैं एंड कर रही हूँ क्लास। 1 कूलम इज द चार्ज present on 6.25
into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स पर जो चार्ज प्रेजेंट होता है उसको ही हम 1 कूलम कहते हैं। Is that clear to everyone? Yes, I'm clear. We will do Yes, it in ma'am. the next class. टेस्ट तो मैथ्स का आगे पढ़ो और प्लीज लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर अच्छे से कंप्लीट करके रखो, ठीक है? मैम लाइव प्रोसेस का Okay, ma'am. अगले Thank संडे you, ma'am. टेस्ट होगा क्या? टेस्ट संडे को होगा टेस्ट। क्या कह रहे हो? ओके मैम।